वेलकम बैक। मैं लव साहे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के बारे में कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इससे पहले भी मैंने आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए। इसके साथ ही इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा आपकी जो पेडागोजी के जो सब्जेक्ट होते हैं, आपके पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हो आपका ईवीएस हो, मैथ हो या हिंदी हो, इनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर यदि आपने इन वीडियो मतलब इन जो पेडागोजीज के जो सब्जेक्ट है इनकी वीडियोस नहीं देखे तो इनको भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। और देखो, बुद्धि का निष्पादन परीक्षण इनमें से कौन सा नहीं है आपको वो बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ये आपको पता यदि आपने बुद्धि की थ्योरी पढ़ी होगी ना, और आपने पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ी होगी ना, पर्सनैलिटी के बारे में कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में किस व्यक्ति ने क्या बोला है, और इंटेलिजेंस के बारे में किस व्यक्ति ने क्या बोला, मतलब व्यक्ति नहीं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो रिसर्च करते हैं, तो आपको पता होगा। तो पहला है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है कार्नेल का कॉक्स स्केल परीक्षण, थर्ड ऑप्शन आपका भाटिया बैटरी परीक्षण, और चौथा कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो देखो आपके ये तीन, फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो आपके जो है इंटेलिजेंस के जो है बुद्धि के परीक्षण है ना, इंटेलिजेंस से संबंधित है। लेकिन जो आपका कॉर्नेल जो कॉक्स परीक्षण है ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड जो ऑप्शन है, नहीं वाला पूछा था, नहीं वाला सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। अब एक बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तक का केंद्र बिंदु क्या नहीं होना चाहिए आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, मतलब जो समुदाय है और समुदाय का जीवन से सुसंगत समायोजन, मतलब जो पढ़ाई होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए कि उसमें समाज का समायोजन हो। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा, तो ये तो होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका बालक की व्यक्तिगत का सुसंगत विकास, जो बालक की जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को डेवलपमेंट हमें करना है या कराना है। ठीक है ना, तो ये भी होना चाहिए, बाल केंद्रित के अंदर ये भी होगा। और थर्ड ऑप्शन है बच्चे की स्वाभाविक रुचियों, अभिरुचि और क्षमताएं, कि बच्चे की स्वाभाविक रुचियाँ क्या, मतलब स्वाभाविक रुचि कैसी है, अभिरुचियाँ कैसी है और क्षमताएं क्या है। ठीक है ना, ये चीज़ इन सबका जो ध्यान रखना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए हर इंडिविजुअल बच्चे के बारे में। तभी जो टीचर है किसी पर्टिकुलर एक बच्चे के बारे में उसके अकॉर्डिंग मेथड यूज़ कर पाएगा, और कोई दूसरा बच्चा तो उसके अकॉर्डिंग मेथड जो दूसरे जो अलग, क्योंकि हर बच्चा अलग एक जैसा नहीं होता ना, तो उसके लिए अलग मेथड का यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं, तो आर्थिक लाभ संबंधी मतलब हमारा बच्चे के आर्थिक लाभ से क्या मतलब होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो रोंग वाला ऑप्शन है वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों को सामाजिकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चे की सहायता करते हैं। देखो विद्यालय क्या है, विद्यालय सिर्फ बच्चे में सिर्फ उसका जो मेंटली डेवलपमेंट है वही नहीं करता, फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ वही नहीं करता, बल्कि सोशल है ना और कल्चरल, CULTURE कल्चरल डेवलपमेंट भी करता है। ठीक है, जैसे नागरिकों के रूप में विकसित होने में मदद करता है ना, मदद करता है, मूल्य और परंपरा को ग्रहण करने में मदद करता है। अब स्कूल देखो क्या करते हैं, जो हमारे मूल्य हैं है ना, किताबों में पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, जो हमें परंपराएं उनको अपनाने में बच्चे की मदद करता है। तो आपका यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही है फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि नागरिक तो बच्चा जो है 12th के बाद भी, मतलब 11th 12th हो गई आपकी, 10th हो गई, इस तक के बाद या इसके बाद नागरिक बनता है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। और थर्ड ऑप्शन है समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। देखो अभी बच्चा छोटा है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा 5वीं क्लास तक का, तो समाज के प्रति सजग होने में थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ है ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सके, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो मेन जो हमारा फोकस होता है कि बच्चा अपने मूल्यों को समझे, हमारे मूल्य क्या है और जो हमें परंपराएं उनको समझे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। तो अब देखो यहाँ से जब हमने 45 से हटाकर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21A में कर दिया है, आपको पता होगा मौलिक अधिकारों में आ गया है, तो 45A में कौन सा अधिकार हो गया, 45 से खाली थोड़ी छोड़ा होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन शून्य से, देखो शून्य से नहीं होगा, 6 वर्ष होना चाहिए था, 6 वर्ष से 14 वर्ष की तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, तो ये तो 21A में हो गया कहीं ना कहीं, है ना। थर्ड ऑप्शन आपका 14 वर्ष से अधिक, ये नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भी 14 वर्ष
तक के विद्यालय छोड़ देने वाले, मतलब 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा और देखभाल का जो प्रावधान है, ये कौन से आर्टिकल में लिख दिया गया है? आपके 45 में लिख दिया गया है। और जो 45 में लिखा हुआ था कि शिक्षा का जो अधिकार है वो निःशुल्क होना चाहिए, फ्री शिक्षा देनी चाहिए, वो 21A में कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा तक ग्रहण की अनुशंसा नहीं की गई। कक्षा तक की ग्रहण की अनुशंसा, ये कुछ यहाँ पर दिक्कत हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय क्वेश्चन, यहाँ पर ग्रहण तक की नहीं, यहाँ पर बीच में कुछ और भी होगा। जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा द्वितीय, यहाँ पर सेकंड आएगा, द्वितीय तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से, अच्छा यहाँ पर 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे से के गृह कार्य की अनुशंसा की गई, मतलब कि जो प्राइमरी लेवल पर आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास है, इनके लिए यहाँ पर जो हमने होमवर्क की बात यहाँ पर नहीं की गई है। होमवर्क की बात नहीं की गई है, लेकिन हमने 3rd क्लास से स्टार्ट कर दिया होमवर्क देना बच्चे को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और होमवर्क जो दिया है हमें, जो गृह कार्य देगा, वो उसकी जो अनुशंसा की गई, मतलब उसके बारे में कितना मतलब कितने घंटे तक बच्चे को गृह कार्य दिया गया कि वो इतने घंटे तक काम कर सकता है बैठकर, तो वो है आपका 2 घंटे। ठीक है ना, 2 घंटे तक का अप्रोक्स कार्य दिया गया, मतलब आपका EVS हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया। तो 2-3 सब्जेक्ट हैं आपके, इनको जो वर्क है वो 2 घंटे का होगा टोटल। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट का 2 घंटे होगा, तो 3 सब्जेक्ट हैं तो वो तो बहुत 6 घंटे हो जाएगा, इतना तो बच्चे की कैपेसिटी होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की है। अब आपको देखो, यदि आपने इनके छोटे छोटे आपको शॉर्ट्स नोट्स बना लेने चाहिए, इनके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो आ सकते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दी थी ये अनुशंसा कि भाई पड़ोस, यदि बच्चे के से घर यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है 5 या 8 किलोमीटर के आसपास, तो हमें स्कूल एक यहाँ खोल देना चाहिए। ठीक है, अब एक घर नहीं होगा और भी घर होंगे यहाँ पर। ठीक है, ताकि बच्चे यहाँ पर जा सकें, स्कूल में पढ़ सकें। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर या फिर 500 मीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। तो ये जो अनुशंसा की थी कौन से जो है आयोग ने की थी, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948-1949 से था, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 वाले ने, या फिर भारतीय शिक्षा आयोग 1964-1966, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो देखो ये था ये आपका भारतीय शिक्षा आयोग, जिसने इस बात की अनुशंसा की थी कि भाई देखो ये स्कूल दूर होता है, बच्चे नहीं जा पाते। ठीक है ना, 8 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, घर वाले भी संकोच करते हैं भेजने में, तो क्यों ना स्कूल को घर के पास, मतलब स्कूल को जो है घर के पास ही लेकर आ दिया जाए, मतलब स्कूल को जो है घर के पास ही ला दिया जाए, ताकि बच्चे स्कूल में आ जा सकें, घर वालों भी उन पर मतलब कुल मिला के कि बच्चों को शिक्षित करना है। ठीक है, तो यही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं स्कूलों को यहाँ पर पास बना दिया गया घरों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए। देखो सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों में कौन सा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो सामाजिक गुणों में देखो स्वच्छता होनी चाहिए ना, अपने आप को भी स्वच्छ रखो, समाज को भी स्वच्छ रखो। ठीक है, चित्रकला, अब ये बताओ हर व्यक्ति को चित्रकला आती है क्या? आप खुद देखिए, यदि आप क्लास में 40 बच्चे होंगे अपने स्कूल टाइम में, तो क्या चारों मतलब 40 बच्चों को जो है ये आता होगा, मतलब जो आर्ट वर्क है, जो है ड्राइंग वर्क है, वो आता होगा 40 बच्चों को? नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, सहयोग की भावना, सहयोग आना चाहिए करना सामाजिक व्यक्तिगत के अंदर। और फोर्थ ऑप्शन है अनुशासन भी होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अनुशासन होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और स्वच्छता अपने और समाज के प्रति होनी चाहिए। लेकिन चित्रकला हर व्यक्ति में आपको नहीं मिलेगी ये चीज़। ठीक है ना, चित्रकला के हर व्यक्ति को चित्रकला आती हो। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, और नहीं वाला पूछा तो सेकंड ऑप्शन ही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर है? MLL की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं है। तो देखो अधिगम निपुणता होनी चाहिए, ये तो विशिष्टता है। लघुपद ये नहीं है विशेषता, मतलब विशेषता। तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं, है ना। और फोर्थ है सतत व्यापक मूल्यांकन भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका D, C और A तो किया जाता है, लेकिन जो लघुपद है ये आपकी जो है न्यूनतम अधिगम स्तर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति है? शिक्षक का प्रथम दायित्व देखो आपको पता होगा विद्यार्थी के प्रति है, ना ही प्रिंसिपल के प्रति है, ना ही अपने जो पीयर्स हैं, टीचर्स, जो अदर टीचर्स हैं, है ना, अदर टीचर्स हैं, उनके प्रति भी नहीं है भाई। उसका जो दायित्व है उसका है बच्चे के प्रति, कि मैं क्लास में यदि 10 बच्चे हैं ना, 10 स्टूडेंट हैं, तो मैं इन 10 बच्चों को, इनकी जो क्षमता, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, आपको ये पता होना चाहिए, हर बच्चे की क्षमता अलग होगी। कोई बच्चा यहाँ, किसी बच्चे की क्षमता यहाँ तक है तो किसी बच्चे की क्षमता यहाँ तक होगी, ठीक है। तो उसकी उस क्षमता तक उसे पहुँचाना ये टीचर का दायित्व है, ठीक है ना, हर बच्चे के प्रति। तो उसका दायित्व किसके प्रति है? बच्चे के प्रति, कि हर बच्चे को इतना तो बना सकूँ कि उसकी जो उसकी क्षमताएं, जो उसका क्षमता का जो लेवल है, जो सब में ऊंचे का जो स्तर है, उस तक उसे पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखो अधिगम का वक्र नहीं, आपको पता होना चाहिए। अधिगम का देखो जो है अवतल वक्र भी होता है, और अवतल और उत्तल वक्र भी होता है, ठीक है। 3 प्रकार के वक्र होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार के वक्र होते हैं। अवतल होता है, अवतल, ठीक है। एक होता है आपका उत्तल, और आपका एक होता है संयोजक, मतलब दोनों, मतलब इसमें दोनों ही मिक्स हो गए, ठीक है ना, संयोजक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, नतोदर होगा, मिश्रित होगा और उन्नतोदर होगा, है ना। उत्तल, ये उत्तल है और ये उत्तल है। तो ये नतोदर कौन सा होगा? अवतल वाला होगा। और मिश्रित वाला कौन सा होगा? संयोजी वाला होगा। लेकिन जो आपका लंबवत है, ऐसा कोई वक्र नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित देखो, अनुमूल्यन क्या है? देखो अनुप्रयोग होना चाहिए, बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये तो आपके वो हो गए ऑब्जेक्टिव है ना। किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। दो लिखते हो आप नॉलेज से रिलेटेड, 2 लिखते हो आप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, और 2 या 3 लिखते हो आप अनुप्रयोग एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो जो अवमूल्यन है ये संज्ञानात्मक से अनुमूल्यन है, ठीक है ना, अनुमूल्यन ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मिलान वाला नहीं है, हाँ मिलान वाला नहीं है, और यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। ए आई नहीं है, ये ए अलग है, ये ऐसा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका, मोरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, ठीक है ना, 5 पदों का वर्णन किया। तो आपको पता होना चाहिए इनका जो है सीक्वेंस क्या है, आपको बताना, क्या सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है आपका वो बताना। प्रस्तुतिकरण पहला है खोज, दूसरा तीसरा संगठन, चौथा है आपका आत्मीकरण, और 5वां का आपका वाचन अभिव्यक्तिकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इनकी सही अनुक्रम क्या है, इनका सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। तो देखो पहले ना आप प्रस्तुतिकरण तभी तो करोगे जब आप खोजोगे किसी चीज़ को, तो पहले खोज आएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका पहला आएगा। खोज करने के बाद जब आपने किसी चीज़ को खोज लिया तो आप किसी को बताओगे, अपने से जो अपर पर्सन है उसे बताओगे, ठीक है ना। तो खोज के बाद क्या आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। अब बताने के बाद फिर आप क्या मतलब आप उसका क्या करोगे, आत्मसातीकरण करोगे आप उसका। तो यहाँ पर आएगा आपका 4th ऑप्शन। आत्मसातीकरण के बाद आप उसको संगठित करोगे। आपने सिर्फ एक चीज़ थोड़ी खोजोगे, उससे उसके आसपास की चीज़ें भी तो खोजेंगी उससे संबंधित। तो उन्हीं सभी जो इन्फॉर्मेशन है उसको संगठित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 3rd नंबर, जो 4th नंबर पे है वो आपका आएगा संगठन। तो यहाँ पर आएगा 3rd ऑप्शन। आप देख लीजिए 2nd, 1st, 4th कौन से में है। 2nd, 1st, 4th, 2nd है, 1st है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका 3rd, 4th, 3rd, 5th, ये भी नहीं है। 4th है 2nd, 1st, 2nd, 3rd, 4th, फिर ये लाइन से ये तो नहीं होगा। और 1st है, 4th, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? यहाँ पर गलती आपके जो है ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में गलती है। यहाँ पर 2nd लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 3 नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ 2 है। 2nd है आपका, फिर 2nd, हाँ इसमें गलती है, सारे में इसमें लिखने में गलती है। यहाँ पर पहले आएगा आपका 2nd, फिर ये 1st लिखा हुआ था, फिर ये 4th लिखा हुआ था, फिर 3rd लिखा हुआ था, और फिर लिखा हुआ था 5th। यहाँ पर 3 जो है ये जुड़ गए, ठीक है ना, ये तीनों जो थे जुड़ गए एक साथ, तो इसलिए गलत हो गया ये। तो यहाँ पर जो आपका 2nd ऑप्शन है वो ठीक होगा। यहाँ पर जिसमें ये 2nd अलग है और ये 4th अलग है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? अब आपको बताना पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आपको देखो कुछ जो थ्योरीज हैं जो बहुत रिलेवेंट थ्योरीज हैं और वो जो बहुत आसान है ना, जो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। वो थ्योरीज आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे आपकी पैवलोव की थ्योरी है, स्किनर की है,
बंडूरा, ठीक है, थोर्नडाइक ना, डाइक, थोर्नडाइक की पता होनी चाहिए। और आपकी किसकी पता होनी चाहिए आपको? पियाजे की तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी। वाइगोत्स्की की पता होनी चाहिए। कोहलबर्ग बर्ग की पता होनी चाहिए आपको, ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी कुछ और थ्योरीज जो बचती हैं वो आपकी होगी मैस्लो, है ना, मैस्लो की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। फिर इंटेलिजेंस की थ्योरी अलग है, फिर पर्सनैलिटी के बारे में अलग अलग बताया लोगों ने, तो आपको ये चीज़ें ना, तो ये तो पता ही होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले पढ़ लेते हैं, पढ़े नहीं ऑप्शन। पहला शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये नहीं है आपका, जिसे हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, ये तो नहीं है। दूसरा दीपक का न्यूक्लियर सिद्धांत। तीसरा आपका सूर्य का सिद्धांत, देखो सूर्य का सिद्धांत नहीं होगा। और फोर्थ है आपका प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। पढ़िए जरा आप इन थ्योरीज को, आपको पता चलेगा क्या लिखा है, मतलब क्या थ्योरी क्या कहती है बच्चे के बारे में। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान प्रमुख है? तो आप स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान की संरचना में जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हो तो आप माइंड में कुछ चीज़ों को किसी सिम्बल्स के रूप में रखते हो, ठीक है ना। ये जो संरचना ये होने के लिए आपको आपके स्मृति स्तर और आपके बोध स्तर में कौन सा प्रमुख है आपको बताना है। तो सामान्यकरण महत्वपूर्ण है, अन्वेषण महत्वपूर्ण है ना, प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है या तैयारी? देखो तैयारी नहीं होगा, अन्वेषण खोज नहीं हुआ और सामान्यकरण भी नहीं हुआ। प्रस्तुतिकरण आपके सामने प्रस्तुत किस तरीके से की जा रही है कोई चीज़, जिससे वो आपके दिमाग में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बैठ पा रही है और आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, बोध स्तर पर भी लेकर जा पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपका? प्रस्तुतिकरण कि किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। एक टीचर भी यदि आपको क्लास में पढ़ाता है तो वो स्टार्टिंग इस तरीके से करता है कि आपका जो फोकस है वो जो मतलब बच्चों का जो फोकस है वो आप पर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, अब कब बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा आपको बताना है। देखो आपको ऑप्शन, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखते नहीं, इसका आंसर लगा दो, क्वेश्चन ऑप्शन जो है पढ़ते नहीं। पहला ऑप्शन आपका पढ़ने लिखने या गणितीय कुशलता पर ही बल देना। देखो ऐसा नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इन चीज़ों पर ही बल देना। भाई समाज भी तो है, कल्चर भी तो है आपका ना, फिर मोरालिटी भी तो एक नाम की चीज़ होती है ना। फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जिनके बारे में बच्चे को, जिसमें बच्चे को कुशल होना चाहिए, लीडरशिप भी होती है, तो और भी चीज़ें, सिर्फ इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देना। बालकों का संज्ञानात्मक दिमाग से संबंधित सारा क्या, भावनाओं से संबंधित सारा क्या, मनोचालक मन कैसा चल रहा है, तो आपका सोशल कल्चर भी इसमें आ जाता है। और सोशल कल्चर नहीं, आपका इसमें आ जाता है जो आपका लीडरशिप हो गई है ना, मोरालिटी हो गई है ना, मनोचिकित्सक में आप कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो चीज़ों को। तो यहाँ पर जो आपका पक्षों का विकास, तो यहाँ पर ये ना पक्षों का विकास होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होनी चाहिए, एकाधिकारवादी नहीं होनी चाहिए शिक्षण व्यवस्था, तो थर्ड भी आपका गलत है। फोर्थ है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर, देखो आगे होकर नहीं, हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है और बालक को हमें सक्रिय रखना। तो यहाँ पर ये सक्रिय नहीं होगा, मतलब निष्क्रिय नहीं होगा, सक्रिय होगा, सॉरी गलत बोल देता, ये सक्रिय होगा, ठीक है ना। आगे बढ़कर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़कर बालक को सक्रिय रखेगा, है ना। वो कोशिश करेगा कि मैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, टीचर या स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर निष्क्रिय आ गया, ठीक है, यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है ठीक है। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। तो देखो आपके सामने कोई समस्या पहले आती है ना, आने से पहले आप समस्या थोड़ी कोई चीज़, जैसे कि यदि आपका घर है, आप घर में बैठे हुए हैं, है ना, और आपका जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पर, सेकंड फ्लोर पर, और आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हो यहाँ पर, ठीक है ना, और ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हो और सेकंड फ्लोर पर जो है आपका टैप है वो ख़राब हो चुका है, वहाँ से पानी बह रहा है। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि पानी बह रहा है कहाँ से आ रहा है ना, आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ बनेगा? प्रॉब्लम जब तक बनेगा जब आपको ये पता चले कि हाँ ये टैप खराब हो रहा है। जब तक आपको पता ही नहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो सबसे पहले क्या होगा? आंकड़ों का संग्रह तो जब होगा जब आप देखोगे कि हाँ भी पानी कहाँ से निकल रहा है, दीवारों में से आ रहा है, और जो इसका दीवारों से पानी कहाँ से, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, उस जगह तक जाओगे तो ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन समस्या की पहचान करना कि पानी कहाँ, मतलब पानी जो है इस टैप से, कि समस्या की पहचान मतलब आपका जो पानी आ रहा है, ठीक है ना, कहीं से पानी आ रहा है
तो समस्या की पहचान करिए, पानी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। परिकल्पना का परीक्षण कि पानी कहाँ से आ सकता है, सेकंड फ्लोर से आ रहा है तो सेकंड फ्लोर पर जाएगा बंदा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। परिकल्पना का निर्माण, तो निर्माण भी नहीं होगा। तो आपको जो समय पहले परिकल्पना की जो होगी आपका पहचान होगी, ठीक है, फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा, फिर उसका परीक्षण किया जाएगा, और परीक्षण नहीं पहले उससे आंकड़े किए जाएंगे, फिर उसके बाद परीक्षण। इस तरीके से आपका सीक्वेंस होगा। ये आपका जो फर्स्ट में तो आपका समस्या की पहचान तो आएगा, फिर उसके बाद परिकल्पना का निर्माण भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में जो हमने आपके जो है CDP के कम से कम एटलीस्ट 15 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। मैं डेली इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस जो है अपलोड कर रहा हूँ। साथ में आपके जो पेडागोजीज की जो वीडियोस हैं उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड डेली कर रहा हूँ। एक वीडियो आपकी जो है पेडागोजी की जरूर मिल जाएगी, है ना, और आपकी जो है एक वीडियो आपको डेली चाइल्ड डेवलपमेंट की जरूर मिल जाएगी। यदि आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर लें, और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो अपना CTET है जो आपको जुलाई चल रहा है अभी और अगस्त में देंगे, ठीक है, उसमें आप 130 प्लस तक मार्क्स लेकर आ जाएंगे। यदि आप कंटिन्यूटी में वीडियो देखते हैं, है ना, और जो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसका आंसर यही क्यों हुआ, ठीक है, बी ही क्यों हुआ, सी क्यों नहीं हुआ, है ना, डी क्यों नहीं हुआ, तो आप जो है CTET में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब मोस्टली कुछ नहीं, मोस्टली स्टूडेंट को क्या करते हैं, वो चाइल्ड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस देते हैं, और जो अपने अदर जो 4 सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस नहीं देते। आपको कौन कौन से हैं आपके, जैसे मैंने कहा, हिंदी होगा, EVS, मैथ, इंग्लिश भी हो गया, इन 4 सब्जेक्ट पर बिल्कुल भी फोकस, मतलब बहुत कम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इनका स्कोर 110 हो गया आपका, है ना, 105 हो गया, 95 हो गया, यहीं पर आकर रुक जाता है। तो इन वीडियोस पर भी आप, मतलब इन जो टॉपिक्स हैं, जो इन सब्जेक्ट हैं, इन पर भी आपको फोकस करना है, और इनकी वीडियोस भी देखनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।